नदी नदी पुत्र रमाकांत जी त्यागी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और यदि इनका विस्तार से मैं परिचय दूंगा तो शायद ये पूरा वेबिनार का समय भी कम पड़ेगा, किंतु फिर भी मैं संक्षिप्त में आप सभी लोगों के सामने उनका परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री रमनकांत जी त्यागी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव पूथी, तहसील मवाना, जिला मेरठ में 5 नवंबर 1980 को हुआ। आपने वर्ष 2005 में CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। आपने स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के पूर्व ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर 2004 में ही नीर फाउंडेशन की स्थापना कर ली थी। इस फाउंडेशन की स्थापना के पीछे आपका पर्यावरण के प्रति प्रेम और प्रदूषण मुक्त और शुद्ध पेयजल जिला, प्रदेश और देश के आम जन को स्थायी रूप से मिल सके, यही था। विगत 16 वर्षों में आपने इस उद्देश्य से को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम व अध्ययन किया तथा 120 से अधिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित कर जन जागृति पैदा की। आपने इस दौरान भारत में नदियों की स्थिति और तालाबों की स्थिति का अध्ययन भी किया। तालाबों की स्थिति पर 35 पृष्ठ की एक रिपोर्ट भी तैयार की, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया। आपका कहना है कि स्थानीय लोगों का जब तक सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, हम शुद्ध जल का संग्रहण व वितरण सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसी सोच को सार्थकता प्रदान करने के लिए वर्ष 2006 में अत्यधिक प्रदूषित काली नदी, पूर्व और पश्चिम हिंडोल नदी तथा कृष्णी नदी का शुद्धिकरण की मुहिम, पद यात्रा एवं जन जागृति के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। आपने शहरों में भी जल रोको अभियान चलाकर अकेले मेरठ शहर में 200 से अधिक रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य संपूर्ण करवाया तथा अपने गांव पूथी में ग्रामीण वर्षा जल केंद्र की स्थापना की, ताकि पानी के प्रति जागरूकता को और बढ़ाया जा सके, जिसका भ्रमण कई शासकीय एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा और सराहा जाता रहा, जिसमें से प्रमुख है पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री साहब तथा कई वरिष्ठ IAS अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। आपने अपने अनुभव व ज्ञान को सदैव मानव मात्र को समर्पित किया है। अभी तक आपने देश में 1 लाख से अधिक लोगों को इसकी जानकारी और बारीकियां लेक्चर और प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाई है। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई लेक्चर दिए हैं, जिसमें से तुर्की, थाईलैंड, नेपाल और अमेरिका प्रमुख है। महज 4 साल के परिश्रम में ही आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपने कार्यों की पहचान बनाई, अपितु अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त करना शुरू कर दिए थे। आपके फाउंडेशन को 8 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े राष्ट्रों से भी आपको पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही इतने ही लगभग पुरस्कार आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी मिल चुके हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी है। टीम बलराम आपके तथा नीर फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और अपेक्षा करता है कि आपका सानिध्य और मार्गदर्शन समय समय पर टीम बलराम के सभी सदस्यों एवं किसानों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं आपका स्वागत करते हुए आग्रह करता हूं, रमनकांत जी आप आए और आज का उद्बोधन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब बड़े प्रबुद्ध लोग हैं
वो जो आपने नेक श्रृंखला शुरू की हुई है, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ नहीं हो सकता आज के समय में। शिव कुमार से मेरी बात हुई थी। शिव कुमार मेरे बहुत पुराने साथी हैं। तो चर्चा ये थी कि क्या विषय रखा जाए। तो ये जो आज का विषय है, जल संरक्षण, भारत में जल, उसकी महत्ता, मुद्दे, चुनौतियां और समाधान। देखिए, अगर हम इसकी महत्ता की बात करें, मुझे लग रहा है जो प्रेजेंटेशन है उस पे आप ले आइएगा उसको, जो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो जो हमारा पुरातन ज्ञान है, जो हमने अपने बुजुर्गों से, अपनी पुरातन पीढ़ी से सीखा है, उसको हमें समझना होगा। दूसरी चीज, अगर हम इसके मुद्दे देखते हैं तो मुद्दे क्या हैं? एक तो पानी का जो मिसयूज है, हम जो पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा, चुनौतियां। चुनौती दो हैं हमारे सामने बड़ी, पानी की कमी और उसका प्रदूषण। और समाधान पे हम आगे बात करेंगे इसमें कभी। नेक्स्ट जरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, ये कुछ डाटा मैंने लिया है, ये सभी के पास है। बेसिकली इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो पूरी दुनिया में पानी है, वो पूरी पृथ्वी का करीब 71% हिस्सा जो है वो पानी है। जो ये पानी है, इसका 96% केवल समुद्रों में है, जो हमारे महासागर हैं, सागर हैं। और जो बाकी का है 2.5% वो ताजा पानी है, यानी कि पीने योग्य है। और इसमें भी 1% जो भूजल है वो खारा है, जो हमारे पास है। अब इसका अगर 2.5% जो ताजा पानी है, इसका अगर हम बंटवारा देखें तो 68.6% पानी हमारा ग्लेशियरों में है, 30.1% पानी हमारा भूजल में है, 1.3% सतह पर व अन्य स्रोत में। सतह यानी कि जो तालाबों में, झीलों में, नदियों में। और जो ये 1.3% है, इसका मैं बंटवारा आपको बताना चाह रहा था। 73.1% बर्फ के रूप में, 20.1% झीलों में, 3.52% मिट्टी की नमी में, 2.53% नम भूमि में, 0.46% नदियों में, 0.22% जैविक जल है और 0.22% वातावरण में है। नेक्स्ट। आगे बढ़ा दीजिए स्लाइड को। हाँ, अब अगर हम भारत में देखें, भारत में पानी की क्या स्थिति है। भारत में करीब दुनिया की 16% आबादी रहती है, तो उसमें हमारे पास केवल दुनिया का 4% पानी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है और पानी हमारे पास कितना कम है। इसके बाद अगर हम देखें कि आज भारत में करीब 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उसमें पानी का प्रदूषण भी है और उनको उसकी अनुपलब्धता भी है। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके घर में साफ पानी पीने का नहीं पहुंचता है। 84% ग्रामीण परिवारों में पाइप से पानी नहीं पहुंचता। 70% भूजल अथवा पीने योग्य नहीं है, जो प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है। भारत जो है, अगर हम पूरे विश्व में देखें, जो 122 देशों की अगर हम सूची बनाएं, तो प्रदूषण के मामले में 120वें स्थान पर आता है। और इसके साथ साथ अगर हम बारिश देखें, एनुअली हमें कितनी मिलती है, तो 1284 मिलीमीटर बारिश हमें एनुअली पूरे देश को मिलती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और उसमें से हम 8 से 10% को ही रिचार्ज कर पाते हैं, बाकी सब हमारा बह जाता है नदियों में, समुद्रों में। और ये एक बड़ा विचित्र आंकड़ा है कि आज के समय में जितना भूजल पूरी दुनिया में निकाला जाता है रोजाना, उसका 25% भारत में निकाला जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और देश के जो 700 जनपद हैं, उसमें से 256
दोहित, अति दोहित श्रेणी में आते हैं, जो कि क्रिटिकल भी हैं, और उनमें पानी कुछ में समाप्त हो गया है, कुछ में होने वाला है। नेक्स्ट, आगे बढ़ा दीजिए इसको। हाँ, देखिए भारत में पानी का इस्तेमाल 78% पानी सिंचाई में हमारा इस्तेमाल होता है, 6% घरेलू उपयोग में, 5% उद्योगों में, 3% बिजली बनाने में, 8% अन्य कार्यों में। जो भारत में प्रति व्यक्ति पानी की जो मिलता है, उपलब्धता है, वो 135 लीटर पर व्यक्ति है, जिसमें 2 से 3 लीटर उसको पीने में भी इस्तेमाल होता है। एक आंकड़ा ये और विचित्र है, राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो स्वच्छ पेयजल के लिए औसतन 2.5 किलोमीटर पैदल चलती हैं पानी साफ लेने के लिए। नेक्स्ट, इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, देखिए अब हम असली विषय पे आते हैं। देखिए, भारत एक पानीदार क्षेत्र रहा है और भारत की बड़ी समृद्ध परंपरा है। अगर आप देखेंगे कि महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया था, तो उन्होंने 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए और 13वें वर्ष में भी, अज्ञातवास में भी, उन्होंने लगभग 11 महीने पूरे कर लिए थे। कौरवों की सेना ने, उसमें दुर्योधन, शकुनी सभी लगे और बहुत प्रयास किया, उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे वो लोग। शकुनी क्योंकि बहुत चतुर दिमाग के थे, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई जब हम कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं उनको, तो ये पता करो जरा पूरी देश में कि सबसे ज्यादा समृद्ध इस दौरान कौन सा प्रदेश हुआ है, पिछले 1 साल के दौरान। तो पता लगा कि सम्राट जो जहां वो रुके हुए थे, जिस नगर में, उस नगर के, उसने आके बताया उसको कि उस नगर ने अभी 100 नए जलाशय बनाने का आदेश दिया है पिछले 6 महीनों में, और उसके आपस के संबंध भी बहुत अच्छे हो रहे हैं राज्यों से, और नए जलाशय वो बना रहे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पानी को बचाने का कार्य, तालाब बनाने का कार्य कितनी समृद्धि का प्रतीक है, और वही कारण रहा कि वो वहां तक पहुंच गए थे कौरव। आप ये समझिए कि एक राज्य जब 100 नए जलाशय बनाने का आदेश देता है, इसका मतलब उसके पास समृद्धि है, वो पैसा खर्च कर सकता है। पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ कर रहा है? वो अपने जल संरक्षण के स्रोतों को बनाने में कर रहा है। तो ये हमारा पुरातन ज्ञान है, जो हमें सीख देता है कि जो हमारे देश में करीब 6.5 लाख गांवों में जो करीब 30 से 35 लाख तालाब हैं, ये किसने बनाए, ये क्यों बनाए, किस सोच के तहत बनाए? तो ये हमें सीख देता है। लेकिन हमने क्या किया? आज आप तालाब की हालत देख लीजिए। जिन गांवों में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई रजवाहा नहीं है, कोई गंदी नदी नहीं है, उन गांवों का पानी भी आज खराब हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है वहां के तालाब सड़ रहे हैं। तो जब तालाब सड़ रहे हैं, तो उनको कैसे पुनर्जीवित करना है? ये एक बहुत अच्छी हमें सोच इसमें रखनी होगी कि जो हमारा पुरातन ज्ञान, जिस तरह से हम अपने जल स्रोतों को संजोते आए हैं, उनको हमको पुनर्जीवित करना ही होगा। और हम ये दंभ बिल्कुल ना पालें कि हम किसी नदी को पुनर्जीवित करके, किसी तालाब को बना के, या कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, या कोई पानी बचा के, या कोई जल संरक्षण का काम करके बहुत बड़ा प्रकृति पे उपहार कर रहे हैं, उसको उपकार कर रहे हैं, और उसके ऊपर कोई दया कर रहे हैं। ये हमें दंभ कभी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रकृति के पे उपकार नहीं है, ये हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। देखिए, प्रकृति इतनी समृद्ध है, प्रकृति इतनी शक्तिशाली है
वो आपने केदारनाथ की आपदा में देखा होगा। प्रकृति जब अपना कुछ लेने के लिए आएगी तो आपसे कुछ नहीं पूछेगी, वो अपना ले लेगी। कभी आप देखते होंगे गंगा नदी कभी 2 किलोमीटर लेफ्ट है तो कभी 2 किलोमीटर राइट है। तो प्रकृति को आप समझ नहीं सकते, लेकिन समझने का प्रयास हमें करना चाहिए उसके ज्ञान से। और प्रकृति को हमें समझना है तो सबसे बड़ा उसका रूप हमारे सामने है शिव। जो शिव हैं, जिनको भोलेनाथ भी हम कहते हैं, शिव अपने आप में प्रकृति का रूप है। शिव कुछ नहीं है, शिव ही प्रकृति है। देखिए, जब एक सांख्य योग बनता है, उसका महाभारत में बड़ा अच्छा जिक्र है। कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया तो उसमें उन्होंने अर्जुन को बताया कि सांख्य योग क्या है। सांख्य योग ये है कि जो जन्म लेगा वो अपनी मृत्यु को प्राप्त अवश्य करेगा, और जो मृत्यु को प्राप्त करेगा वो पुनः जन्म अवश्य लेगा। वो केवल शरीर त्यागेगा, आत्माएं पुनः जन्म लेती रहेंगी। ये सांख्य योग है, और यही प्रकृति का भी सार है। प्रकृति का सार ये है कि आप जितना प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन घटाएंगे, यानी कि आप किसी ऐसी जगह जहां आपका बिल्कुल दखल नहीं है, आप वहां देखेंगे कि साल में आपको वहां झाड़ झुंड पेड़ पौधे पता नहीं क्या क्या उगा हुआ मिल जाएगा। किसी ने वहां बोया तो है नहीं कुछ। इसी प्रकार अगर हम किसी नदी के साथ अपना संपर्क खत्म कर देंगे तो नदी अपने आप को स्वयं शुद्ध कर लेगी। तो नदियां जो हैं वो, क्योंकि हमने उनके साथ दखल बढ़ा दिया है, उनके साथ हम ज्यादा छेड़खानी करते हैं, तो इसलिए सब चीजें बर्बाद हो रही हैं। खैर, हम आते हैं अब समाधान की तरफ। समाधान क्या है? समाधान है जो चीजें जैसी थी, जैसी हमें विरासत में मिली आज से 50 साल पहले, हरित क्रांति के दौर से पहले, उनको वैसा ही करना। हरित क्रांति के दौर के बाद क्या हुआ कि ट्यूबवेल लगाने की परमिशन देश को मिली, देश के किसानों को। जो वेटलैंड थे उनको भी कृषि योग्य बनाया गया, बहुत आवश्यक था उस समय। आज एक मैं मेरठ का आंकड़ा आपको बताता हूं। मेरठ में 3062 तालाब एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज है। उसमें से 1944 बचे हैं, 1530 में पानी है, और कब्जा तो लगभग सभी में है। इसके विपरीत करीब 60,000 ट्यूबवेल, बोरवेल और समरसेबल है। तो जो तालाब थे हमारे, जो पानी के रिचार्जिंग के स्रोत थे, वो तो हमने मिटा दिए। इसके विपरीत जो पानी को, जो भूजल को, जो हमारा लाखों करोड़ों वर्षों में इकट्ठा हुआ है जमीन के अंदर, उसको जो निकालने के सोर्स हैं, ट्यूबवेल, बोरवेल, समरसेबल पंप, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो भी मैं बात कर रहा था, जो हमें बारिश मिलती है, एवरेज अगर हम 1200 मिलीमीटर माने तो 1200 मिलीमीटर बारिश कम नहीं होती है, लेकिन हम उसका 8 से 10% ही रिचार्ज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पानी, हमारे पास पानी को रोकने के साधन ही नहीं है। जो तालाब थे वो हमने मिटा दिए। तो ये जो इम्बैलेंस है, एक ओरेगन स्टेट है यूएसए में, वहां लोग बारिश के पानी को अपनी संपत्ति नहीं मान सकते हैं। वो बारिश का पानी वहां सरकार की संपत्ति है। बारिश का पानी रिचार्ज होगा तो उस पर कोई हक नहीं जमा सकता है। वो सरकार तय करेगी किस तरह से उसको यूज करना है। आप देखते होंगे राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर 100-150 मिलीमीटर बारिश होती है एनुअली, लेकिन वो अपनी पानी का सही से इस्तेमाल करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। इसके विपरीत चेरापूंजी में 12,000-13,000 मिलीमीटर बारिश होती है। वहां आपको नहाने के लिए पानी भी खरीदना पड़ता है होटल में, क्योंकि वो पानी रोक नहीं पाते हैं। तो जब तक हम बरसात के पानी को रोकने के स्ट्रक्चर खड़े नहीं करेंगे, जो कि हमारे पास थे, उनको खाली हमें सजोना है।
हमें कम से कम बारिश का 50% पानी रोकना है। आज में ये एक बड़ी बात है, लेकिन करीब अगर हमारे देश में जो 30 से 35 लाख तालाब हैं, अगर उनको पुनर्जीवित कर दिया जाए तो देश की आधी जो जल संरक्षण की, जल की कमी की, जल के दोहन की जो समस्या है, जो रिचार्ज की समस्या है, वो आधी समस्या हमारी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए। उसके लिए हमें पानी से राजनीति को अलग करना पड़ेगा। ये एक बड़ा हमारे सामने चैलेंज है, लेकिन हम पूरी बारिश को भी हमें नहीं रोकना है। 50% पानी हमें रोकना है, क्योंकि अगर नदियों के माध्यम से मीठा पानी, जो हमारे समुद्र हैं, जो कि खारा पानी है जिनमें, उनमें अगर एक अनुपात में मीठा पानी जाकर के नहीं मिलेगा, तो हमारा बारिश का जो चक्र है वो गड़बड़ा जाएगा। एवोपरेशन नहीं होगा ठीक से, मानसून समय पे नहीं आएगा, तो बारिश नहीं होगी, तो पूरा चक्र हमारा गड़बड़ा जाएगा। नदियों का पानी समुद्र तक जाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए जितना आज जा रहा है। हमको उसको रिचार्ज भी करना है। खेती की तरफ हम आते हैं। देखिए कि आज एक बड़ा भयंकर चलन हो गया है। आप पंजाब में और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में देख रहे होंगे कि किसानों को मुफ्त बिजली। ये राजनीतिक नजरिए से बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है वोट लेने के लिए, लेकिन ये पानी के दोहन के प्रति, पानी के प्रति हमारा असम्मान है। जिस पानी को हम वरुण देव की संज्ञा देते हैं, उस वरुण देव के प्रति हमारा असम्मान है कि सरकारों ने फ्री बिजली दे दी, आप पानी हम क्योंकि हमारे पास फ्री बिजली है, तो कुछ सीमित चीजें होनी चाहिए कि हमें कितना पानी निकालना है। तो जो फ्री बिजली का कंसेप्ट किसानों को है, वो खत्म होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले समय में, यहाँ भी कुछ ऐसी बातें किसान मांग उठा रहे हैं, लेकिन ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, हमको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, वरना भविष्य हमारा बड़ा कठिन है, बड़ा पीड़ादायक होने वाला है। देखिए, हम जब ये मान रहे हैं कि अभी शिव कुमार जी ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की बात पानी के कारण होने वाली है, तो इससे अच्छा संदेश तो हमारे सामने है ही नहीं कि जब हमें पता है कि हमारी लड़ाई किस विषय पे होने वाली है, तो क्यों ना उन कारणों को दूर कर दिया जाए। तो इससे बड़ा क्या संदेश हो सकता है हमारे सामने, जब हमें पता है कि मेरी पड़ोसी से लड़ाई इस कारण से होने वाली है, तो उस पे बैठ के बात कर ली जाए, तो लड़ाई ना हो। तो हम उस युद्ध को कैसे रोकें? उसको रोकने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि जो उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो कि बलराम संदेश के माध्यम से आप सब लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो है किसान। किसान बहुत बड़ी मात्रा में भूजल का इस्तेमाल करता है अपनी खेती में। आवश्यक है, लेकिन उतना नहीं है जितना करता है। देखिए, इसके लिए हमें जो क्रॉप मैनेजमेंट है, जो हमारा फसल चक्र है, या जो फ्लड इरिगेशन हम लोग करते हैं, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। जो हमारे माइक्रो इरिगेशन के संसाधन हैं, उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। उस तरह की फसलें हम क्यों बोएं जिनमें अधिक पानी खर्च होता है। मैं ऐसे बहुत सारे देशों को जानता हूं जो चावल नहीं उगाते, और वो हमारे जैसे देश से चावल खरीद लेते हैं। उनको पता है चावल उगाने में हमें अपना पानी खर्च करना पड़ेगा, और वो हमसे जब चावल खरीदते हैं तो एक तरीके से हमारा पानी खरीद रहे हैं, हम उनको पानी बेच रहे हैं अपना। तो जितना जरूरी है उतना उगाएं, जितना देश की जरूरत के लिए आवश्यक है। चीनी उतनी पैदा करें जितनी देश की जरूरत के लिए आवश्यक है। आज क्यों कि हरियाणा सरकार को धान जैसी फसलों
को रोकने के लिए 7,000 रुपए पर एकड़ या शायद बीघा के हिसाब से देना पड़ रहा है किसानों को कि आप धान मत उगाइए, वो बर्बाद हो चुके हैं। तो कम से कम हमें उनसे सीख लेना चाहिए कि हम ऐसी फसलें ना उगाएं जिनमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार को या सरकारों को भी ये ऐसी नीति अपनानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी कि हम ऐसी चीजें निर्यात ना करें जिनमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ हम तो पानी रिचार्ज करते हैं, वो तेल रिचार्ज करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने अंडरग्राउंड तेल के रिचार्ज किए हुए हैं। इसलिए कि वो भविष्य में उनके काम आएगा। तो हम तो पानी भी रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम दिल्ली जैसे शहर को मेट्रो के लिए नीचे से पूरा खोखला कर सकते हैं, तो हम इतने बड़े रिजर्वोयर शहरों में क्यों नहीं बना सकते? क्या जैसे एक जल जीवन मिशन स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है कि जिसके पास पानी नहीं है उसको पानी मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि किसी दूसरे का पानी उसको मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ पानी का संकट है, अगर हमने उसका समाधान उसी जगह नहीं खोजा, तो आने वाले समय में दूसरी जगह संकट पैदा होने वाला। एक सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली को यूपी और हरियाणा से पानी जाता है नहरों के माध्यम से, और अगर ये पानी जाना बंद हो जाए तो दिल्ली के पास पीने के लिए अपना पानी नहीं है। और ये होगा, क्योंकि जब आने वाले 20-25 साल में किसान हल्ला मचाएंगे कि नहर से तो हमें पानी नहीं मिल पा रहा सिंचाई के लिए, तो दिल्ली को क्यों दें? तो झगड़ा बढ़ेगा। तो दिल्ली क्यों नहीं अपना पानी रिचार्ज करती है बारिश का? इतनी बारिश होती है वहाँ। तो ये एक बड़ा संकट है कि जहाँ पानी का संकट है, वहाँ उसको रिचार्ज करना चाहिए। दिल्ली में 19 नदियाँ थीं, जो अरावली की पहाड़ियों से आती थी और यमुना में मिलती थी। आज भी हैं वो नदियाँ, लेकिन आज की पीढ़ी उनको सीवरेज ड्रेन के नाम से जानती है। वो गंदे नाले हैं। तो किसान की तरफ पुनः आते हैं, तो किसान की मैं बात कर रहा था, तो इसके लिए हमें बलराम संदेश के माध्यम से और भी जो ग्राउंड लेवल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उनको साथ लेकर के हमें दलहन-तिलहन इस तरफ आना चाहिए जिससे कि हम पानी का कम इस्तेमाल कर पाएँ। जो भूजल है हमारा, उसको कम इस्तेमाल कर पाएँ। सरफेस वाटर आप इस्तेमाल करिए, आपको नहरी पानी अगर कहीं मिल रहा है। अगर हम भूजल ले रहे हैं तो फ्लड इरिगेशन से हमें बचना होगा और अधिक पानी चाहने वाली फसलों से हमें बचना होगा। उसके लिए हमें रसायन मुक्त कृषि की तरफ भी जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्रॉप पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये सब चीजें किसानों के साथ करने के लिए उनके साथ ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। मैं अभी एक डाटा देख रहा था मेरठ का, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर कोई स्टडी करनी हो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कितने किसानों को माइक्रो इरिगेशन के साथ जोड़ पाया है। तो 100 किसान पूरे नहीं है पूरे 35 लाख की आबादी में कि जो माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं। उनके भी खाली नाम लिखे हुए उनके रजिस्टर में कि इन्होंने हमारे यहाँ प्रोजेक्ट अप्लाई किया था, हमने इनको दिया, लेकिन वो चल रहा है नहीं चल रहा उनको नहीं पता। तो इस ये कैसे होगा? ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि हम फ्री बिजली दे दें। देखिए, किसान नो डाउट राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं कि उनको लुभावने वादे करने पड़े, लेकिन ऐसे सख्त निर्णय भी हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे सख्त निर्णय नहीं लिए तो बहुत देर हो जाएगी और आने वाला समय जो भविष्य है वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। फ्री बिजली का जो कंसेप्ट है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इस पे भी बलराम संदेश की तरफ से अगर मेमोरेंडम एक जो चुनावी पार्टियां हैं उनके प्रमुख दलों को जाए कि इससे
क्या नुकसान है अगर हम फ्री बिजली देते हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं किस तरह से हमारे सामने आ सकते हैं, उसका एक मेमोरेंडम बलराम संदेश की तरफ से अवश्य जाना चाहिए इन राजनीतिक दलों को, जिससे कि वो उस तरह के वादों से बचें। जब एक दल बचेगा तो दूसरा भी बचेगा, और ये एक पॉलिसी लेवल पे एक बहुत बड़ा सहारा हम दे पाएंगे अपने जल को, जो कि लाखों करोड़ों वर्षों में जाकर के भूजल में इकट्ठा हुआ है। एक बात आती है कि हम एग्रीकल्चर ड्रेनेज एक नया विषय है, लेकिन अब इसकी चर्चा होने लगी है कि जो हमने इरिगेशन किया, जो पानी दिया फसल को, उससे एक्सेस वाटर को हम एक ड्रेनेज के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो इस तरफ भी हमें कुछ प्रयास छोटे-छोटे मॉडल के तौर पर कहीं करने पड़ेंगे, जिससे कि जो सक्षम किसान हैं वो उसमें आगे आए, उनको करें, उन पे आगे बढ़ें। अब मैं आपको थोड़ा-सा दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा था। जो हमारी पुरातन पद्धतियां हैं, चाहे जल को सम्मान देने वाली पद्धतियां हों, चाहे कुआं पूजन है, चाहे तालाब पूजन है, तो वो चीजें शुरू होंगी घर से। तो प्रत्येक घर कैसे जल का रक्षक बने, प्रत्येक परिवार कैसे जल का रक्षक बने, तो मेरा मानना है कि बलराम संदेश अगर इस पहल को करें, तो क्योंकि आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी एक समृद्ध आवाज है, कि अगर कोई परिवार या कोई फैमिली या कोई घर इस पहल को करता है कि हमारा घर जल रक्षक घर है। जल रक्षक घर मतलब कि हम इस प्रकार से पानी का रक्षण करते हैं, तो हम उसके कुछ पॉइंट बना सकते हैं। तो ऐसा भी हमको करना पड़ेगा, जो हमारा पुरातन ज्ञान है उसके साथ में उनको हमको जोड़ना पड़ेगा। बातें बहुत सारी हैं। कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। हेलो, रमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ रमन जी। हेलो रमन जी, रुकिए मैं कॉल करता हूँ उनको एक बार। तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ जी मैं ठीक है सर। थोड़ा हूँ। हेलो, हाँ, देश में जैसा कि आदरणीय रमाकांत जी ने विगत वर्षों के जल संरक्षण, संवर्धन एवं उसके समुचित उपयोग पर किए जा रहे अपने प्रशंसनीय कार्यों को आपके सामने रखा और ये बताया कि यदि जल नहीं है तो कल की नहीं है, और कल हमारे लिए बहुत भयावह हो सकता है। खासकर जो हमारी उन्नतशील फसलें हैं, जिनके माध्यम से हम लगातार जिनको माध्यम से हम फसलों को उगाने में जल का निरंतर दोहन कर रहे हैं। आज समय के साथ आवश्यकता है कि हम उन्नत उत्पादन तकनीकी को अपनाएं। साथ ही जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन लगातार दोहन का शिकार हो रहे हैं, आज खेती के लिए जल की उपलब्धता में कमी आई है। वक्त की मांग है कि हम खेती के हेतु ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनकी जल मांग जो है कम से कम हो। साथ ही साथ हम उस जल का समुचित उपयोग कैसे कर सकें,
वो सिंचाई में हम कैसे स्प्रिंकलर ड्रिप के माध्यम से सिंचाई को प्रोत्साहित करें, जिसके माध्यम से जो है हमारे जो फसलें भी तैयार होंगी, साथ ही साथ जो है कम पानी में हमारी फसलें जो है तैयार हो जाएंगी। क्योंकि जितना पानी हम जो है इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में फसल को उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। धान, गन्ना, चमड़ा उद्योग, ये कुछ ऐसे विकल्प ऐसी हैं जिनकी जल मांग बहुत से ज्यादा है। मैं आप लोगों के साथ कुछ अनुसंधान के आंकड़े साझा करना चाहूंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि 1 किलो धान को पैदा करने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? और क्या आने वाले समय में देश इतना ज्यादा पानी 1 किलो धान की खेती में उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है? मैं बताना चाहूंगा, इस दिशा में देश सहित विदेशों में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं और हाइड्रोमीटर के माध्यम से जो है 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगने वाले पानी की आवश्यकता की जो है परीक्षण किया गया है। जैसे ही आ जाए तो आप मुझे टोक दीजिएगा श्रीमान जी। शिव सर, ठीक है सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो सर। तो जी। मैं बताना चाहूंगा कि 1 किलो धान को पैदा करने के लिए 4000 लीटर से ज्यादा, 4000 से 4500 लीटर पानी की आवश्यकता होती। इसी तरह 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 1800 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती। गन्ना 25000 से ज्यादा लीटर की आवश्यकता होती है। इसी तरह शुगर केन इंडस्ट्री में बनने वाली चीनी में गन्ना के लिए 25000 प्लस चीनी के संस्करण में और ज्यादा पानी। चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में देश के लिए ही आवश्यकता है कि हमें अपनी ऐसी तकनीकी को प्रोत्साहित और प्रमोट करना चाहिए जिससे कि जैसे धान है तो धान में सीधी बिजाई के माध्यम से धान उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसानों के बीच एक अवेयरनेस, एक उनको उन्नत तकनीकी के प्रदर्शन दिखाने की आवश्यकता है जिससे वो सीधी बिजाई के माध्यम से धान की खेती कर वो पोषक तत्वों के प्रबंधन के माध्यम से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी तरह गन्ना उत्पादन के लिए हमें अल्टरनेट विकल्प की आवश्यकता होगी। जैसा कि आदरणीय साहब ने बताया, त्यागी साहब ने, कि हम उतनी चीजों की अपने लिए व्यवस्था करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। हम 2 गुना और 3 गुना उत्पादन के परिणाम स्वरूप अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन करते जा रहे हैं और उनके संरक्षण एवं संवर्धन के अभाव में वह जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वह बर्बाद होते जा रहे हैं। तालाब रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, कुएं रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, या हमारी जो रिचार्जिंग कैपेसिटी है, हमने अपने तालाबों को या अपने ट्यूबवेल्स को इस तरीके से बनाया नहीं है कि हम उन्हें आसानी से रिचार्ज कर सकें। मैं किसानों की से आशा करता हूं कि जब भी वो नया ट्यूबवेल खुदवाएं, नया जो है तालाब खुदवाएं, हर किसान के उस पे एक तालाब, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गड्ढा हो, समतल कैसा भी हो, पर जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। कम से कम रबी की फसल के लिए उसके पास यदि खरीफ में वर्षा जल के संरक्षण के हेतु उसने प्रयास कर लिया है और पलेवा सहित एक पानी की व्यवस्था कर ली है, तो एक पानी वो अपने जल स्रोतों से प्राप्त कर अपनी फसल को उगाकर और कम से कम पानी के उपयोग कर वो अपने खेती को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा बहुत ही भयावह होगा, आज 2020-21 का समय है, 2050 का समय बहुत ही भयावह है। मैंने कई वीडियो के माध्यम से और अनुसंधान पत्रों के माध्यम से, जो अनुसंधान पत्र विश्व स्तर पर प्रकाशित होते हैं, उनके पढ़ के ये जाना है कि
जो है 30 के बाद लगातार खेती है तो पानी की उपलब्धता में बहुत बड़ी कमी आएगी। प्रति वर्ष 1 मीटर से नीचे जा रहा है हमारा जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, हमारा जो जल की उपलब्धता है, हम कितना खो देंगे। हमारी अपनी क्षमताएं हैं, मशीनों की अपनी क्षमताएं हैं, और यदि हमने उनका समुचित उपयोग नहीं किया और लगातार खुदाई करते गए तो हमारी धरती माता भी जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो जल की एक अपनी रिचार्ज अगर नहीं होगा, जल तो नीचे चलता जाएगा, और 1 मीटर पर ईयर के माध्यम से अगर अनुपात में वो नीचे गया तो बहुत मुश्किल है कि उसको फिर पुनः की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है, उस पर वापस लाना। आगे आने वाले समय में यदि हम नहीं सचेते तो हमारे पास सब कुछ होगा, पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो हम ना खेती कर सकते हैं, ना अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना होगी हमारी। जो आप विश्वास करें कि जो 40 साल का औसत उम्र, आज जो हमारी औसत उम्र 65 साल है, वो हमारी औसत उम्र 40 साल 42 साल के आसपास होगी। और जो 75 साल या 65 से 75 साल का बुजुर्ग का जो हमारा चेहरा है, सिकड़ी हुई जो हमारी चमड़ी है, और बुजुर्गियत के जो निशान दिखे, वो सब दिखेंगे 40 साल की उम्र में। सर पे बाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमारी ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से बहुत सारे परिवर्तन हम पे देखे जाएंगे। और मैं वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है था, लेकिन मैं उसको अभी खोज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन इस पे हूँ। मैं उसको कभी मौका लगा तो दिखाऊंगा आपको कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी यदि हम नहीं सचेते तो आज के इस वेबिनार में आदरणीय रमन त्यागी साहब का सानिध्य मिला, उनके अनुभव को हम लोगों ने सीखा, जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को इससे एक बेहतर मार्गदर्शन मिला होगा, और हमें समय के साथ आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे पास है, जरूरी नहीं कि वो हमारे अपने प्राकृतिक संसाधन हो, यदि वो सरकार के अंतर्गत हैं, पंचायत के अंतर्गत हैं, ग्रामीण विकास के अंतर्गत हैं, तभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका संरक्षण, संवर्धन एवं समुचित उपयोग करें। आदरणीय त्यागी साहब आ गए क्या? शिव सर, त्यागी साहब का शायद कुछ नेटवर्क इशू है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ उज्जैन के पास देवास जिला लगता है, तो देवास जिला में हर्षोधन एक गांव है साहब। हर्षोधन गांव की स्थिति ये थी कि 1500 फीट तक पानी नहीं था वहां। ट्यूबवेल 1500, 1600, 1700 फीट के खुदवाए, और इसके बावजूद भी बिल्कुल पानी नहीं था। केवल खरीफ की बमुश्किल फसल ले पाते थे। वहां के कुछ जागरूक किसानों ने पहल की और हर खेत में एक खेत तालाब बनाया। आज स्थिति ये है कि 100% गांव में 2 फसलें, और कुछ कुछ किसान तो 3 फसलें ले रहे हैं, और जल स्तर भी काफी बढ़ गया। तो ये एक हमारे सामने हर्षोधन गांव जो है एक अपने आप में एक आदर्श गांव है। व्यास सर, हमारे मुख्य वक्ता आ चुके हैं सर। जी 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 तो- जी, कंटिन्यू। तो हाँ, रमन जी प्लीज आइए सर। रमन जी, प्रशांत को होस्ट बना दीजिए सर को। हेलो, खराब है क्या फिर बाहर हो गए? मैं तो 2 घंटे भी रुकूंगा, मेरे पास अभी आई नहीं ना। अरे मुझे पीजे चंडीगढ़ जाना है और ड्यूटी पर आनी है। मुझे लगा फिर निकल गए शायद। मैंने 3 बटन और खोल दिए अपने।
तो इन परिस्थितियों में जैसा कि मैं बता रहा था, हमें कुछ मुख्य फसलों पे आवश्यक जो है, बहुत सारे हमारी फसलें ऐसी हैं, जैसे मैंने धान पे असिंचित अवस्था में धान की उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जो है लगभग 5 साल काम किया, और मैंने ये देखा कि जितनी हमारी जो फसल की जलमांग उतनी नहीं है, उससे दूना पानी हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर गेहूं और हमारी गन्ना, गेहूं और धान की फसल में। धान की फसल में स्टैंडिंग वाटर अपने आप में मीथेन के इमिशन को बढ़ाता है, और जो है जल का भी दोहन होता है, जिसके कारण फसल तो हमारी तैयार होती है। यदि इसी फसल को हम सीधी बिजाई के माध्यम से, साथ ही साथ इंटर कल्चर ऑपरेशन के माध्यम से यदि हम उस फसल को पोषक तत्व प्रबंधन करें, और साथ ही साथ इंटर कल्चर ऑपरेशन के माध्यम से यदि हम अपनी फसल को उगाते हैं और उसमें अच्छा एरेशन होता है, तो लगभग उतना ही उत्पादन हमको रोपा पद्धति के बिना, जिस रोपा पद्धति में मचाने के लिए पानी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, इसके बाद ट्रांसप्लांटिंग होती है, रोपा लगाते हैं हम, और इसके बाद पानी जल भराव जो है, कम से कम हम 80 दिन से ज्यादा जो है जल भराव रखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पानी की जो है आवश्यकता होती है, गन्ने की खेती में उससे भी ज्यादा होती है। साथ ही साथ खुला पानी देना अपराध की श्रेणी में आने की आवश्यकता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, किसानों के बीच इस तरह की बात करना सामान्य रूप से अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो बात है वो किसान के लिए ही है, और आज उसे हमारे किसान को बुरी लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में हमारे किसान की अगली पीढ़ी को ही ये सब फेस करना है। हमारा काम आपको जो आने वाला फ्यूचर है, यदि हमने कुछ जाना समझा है और विज्ञान के छात्र होने के नाते यदि कुछ पढ़ा है, तो वो आपसे समय रहते यदि हम आपको नहीं बता सके तो ये कमी मानी जाएगी हमारी। इस नाते जो मेरा ये कहना है कि हमारे पास, हर किसान के पास कम से कम जल संरक्षण के कुछ ना कुछ उपाय होने चाहिए। जो हमारे पास हमारे सामुदायिक हैंडपंप हैं, जो पंचायत के हैंडपंप हैं, जो हमारे व्यक्तिगत हैंडपंप हैं, उनका हम ऐसा कुछ जो है संवर्धन का तरीका अपनाएं कि जिससे वो रिचार्ज होता रहे, उसमें पानी की गहराई ना होते रहे कि हर साल हम 2 फीट और उसमें जो है पाइप डाल दें और इस तरीके से हम उसका दोहन करते रहें। ऐसा कुछ रिचार्ज की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी छतों के माध्यम से हम नए घर बनाते हैं, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि उस घर में जो छत में पानी इकट्ठा होता है वो पाइप के सहारे नीचे आए, और वो नजदीकी हमारा जो ट्यूबवेल है उससे वो कनेक्टेड हो, और हमारा ट्यूबवेल के जो है रिचार्ज हो सके, जिससे हमारे जल की जो घरेलू डोमेस्टिक पर्पस में उपयोग आने वाले जल की मांग है वो हमारी पूरी हो सके। समय के साथ यदि हम सचेत नहीं हुए, तो आने वाले दिन में हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन हमारे पास खेती हेतु पानी नहीं होगा, और जिससे हमारी फसलों का उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। हमारा चुनाव कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम एक ही फसल पे एकल। डॉक्टर साहब आ गए हैं त्यागी जी। प्रशांत रमन जी को पोस्ट बना दीजिए प्लीज। जी सर, बस 2 मिनट में बाइंड अप कर दिए सर। हाँ आ गए सर। नहीं 1 मिनट। प्रशांत जी को होस्ट बना दीजिए सर को। हाँ बन गए जी। जी रमन जी। मैं पहले तो सबसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, इसमें टेक्निकल समस्या की वजह से फिर मुझे कंप्यूटर से ज्वाइन करना पड़ रहा है। ये एकदम से मोबाइल मेरा गर्म हो गया था। बस लास्ट की स्लाइड इसकी आप जरा चला दीजिए एक बार। नेक्स्ट।
ये तो मैंने सब बात की आपसे। इसके आगे वाला, हाँ देखिए, ये एक ऋग्वेद संहिता का एक श्लोक है। ये कहता है कि जल आनंद देता है, ऊर्जा का भंडार है, कल्याणकारी है, पवित्र करने वाला है और माँ की तरह ही पोषक और जीवनदाता है। तो जल जब इतना सब कुछ है तो क्यों इधर उधर भागना। आप देखिए यूरोप के कंट्रीज, अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए जॉन एफ कैनेडी, उनके बेटे हैं कैनेडी जूनियर। तो उन्होंने एक बार हमें वाशिंगटन बुलाया और अपनी व्हाइट हाउस के पास से एक नदी बहती है पोटोमैक रिवर, उसको दिखाने के लिए वो ले गए हमें। और उसका पानी आप यकीन मानिए कि आप क्रिस्टल क्लियर पानी आप पी सकते हैं। मगर जी आपको बोले कि ये 70s के दशक में आपके हिंडन जैसी नदी गंदी थी, मगर जी आपने किया कैसे फिर। बोले हमारी सरकारों ने स्पष्ट नीतियां बनाई और जितनी स्पष्ट नीतियां थी उनको उतनी ही सख्ताई से लागू किया और समाज ने उसका सहयोग किया और ये हमने कर लिया। तो आज उन यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आज वहां पानी इतना बड़ा टूरिज्म है, इतना बड़ा टूरिज्म है कि बहुत बड़ी आमदनी वहां उस टूरिज्म से उनको होती है। पानी का परिवहन, पानी में लोग, पानी के किनारे आप नियाग्रा फॉल चले जाइए, बफेलो। पानी तो आनंद है, उत्साह है, उल्लास है, उमंग है। तो ये ऋग्वेद का ये श्लोक हमें यही बताता है कि पानी ही सब कुछ है। देखिए अगर किसी नदी के नीचे या किसी जमीन के नीचे अगर पानी ना हो, मान लिया कोई प्लॉट है दिल्ली में और पता चले कि वहां 1000 फीट नीचे पानी नहीं है, तो उसकी क्या कीमत होगी? कुछ भी नहीं। जैसे आज अफगानिस्तान में पता चल रहा सुरक्षा नहीं है, लोग करोड़ों के, लाखों के मकान छोड़ के भाग रहे। इसी तरह जब दिल्ली को पता चलेगा कि यहाँ पीने का पानी नहीं है, उन जमीनों की कोई कीमत नहीं होगी। ये आज आप नोट करिए इस बात को, बलराम संदेश को आगे बढ़ाएगा, इसका परिचायक बनेगा कि आने वाले समय में उन जगहों की, उन जमीनों की कीमत होगी जहां पानी होगा। देखिए हमारी कितनी सारी सभ्यताएं, चाहे इंडस वैली सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हो, सब पानी किनारे बसे। और आज वही सभ्यताएं वहां पलने, बसने, पलने, बढ़ने और विकसित होने के बाद जब वो पानी वहां खत्म हो रहा है या प्रदूषित हो रहा है तो वहां से उजड़ने के कगार पर है। तो जो धोलावीरा अभी यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, गुजरात का एक जगह है धोलावीरा, वहां पानी के इतने जबरदस्त स्ट्रक्चर थे पानी को रिचार्ज करने के कि यूनेस्को को भी उसको मानना पड़ा कि भारत के पास इतनी समृद्धशाली जो ज्ञान है वो सजोया था भारत में। यहाँ के जो पुरखे थे उनके पास इतना ज्ञान था कि पानी को कैसे सजोना है। तो चीजें स्पष्ट हैं, हमारे पुरातन ज्ञान में भी है, आज के वैज्ञानिक भी जानते हैं कि समस्या क्या है, समाधान कैसे हो सकता है। अब समय है फील्ड पे उतर के काम करने का। देखिए बलराम संदेश का जो ये पूरा प्रयास है ये बहुत जरूरी है, लेकिन हम जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, मान लिया क्या, जैसे अभी बता रहा कि 100 किसान नहीं है जो माइक्रो इरिगेशन पद्धति अपनाते हो मेरठ में, तो हम इनको कैसे बढ़ाएं, कैसे कम पानी इस्तेमाल किसान करें, उसकी जो बातें हैं, उसका जो पूरा पॉलिसी मैटर है, उसको कैसे सरकारों तक, कैसे पॉलिटिकल पार्टी तक पुश करें, कैसे किसानों को इसके लिए तैयार करें कि वो उन फसलों को ना उगाएं कि जो अधिक पानी चाहती हैं या जो ऐसी हैं जो हमारे मतलब की नहीं है, जो हमारे खाली यूज हम जितना करते हैं उतनी हम लगा रहे हैं। तो इस तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। और इसमें दोनों, देखिए मैं जब मैंने
2004 में तो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, लेकिन काम मैंने 2000 में ही शुरू कर दिया था, 12वीं क्लास पास करने के बाद ही। शुरू के 10 साल हम इस मानसिकता से काम करते रहे कि सरकारें कुछ नहीं करती, सरकारों के खिलाफ बोलना, सरकारों के खिलाफ सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना, सब कुछ ये करना। लेकिन 2011 के बाद हमने अपने माइंडसेट को बदला, और जब हमने अपना माइंडसेट बदला, जब हमने सरकारों के साथ सहयोग करना शुरू किया, तो हमें परिणाम बहुत अच्छे मिले और आज भी मिल रहे हैं। तो जब तक समाज, सरकार और सामाजिक संगठन, इन तीनों का गठजोड़ किसी भी समस्या के समाधान के लिए नहीं बनेगा, जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इस प्रयास में हमें समाज के साथ साथ सरकार के भी साथ चलना है, चाहे वो कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है। जो जीवन का मुद्दा है उससे कोई भी पार्टी इनकार नहीं करेगी, कोई भी सरकार इनकार नहीं करेगी, बशर्ते हम सही तरीके से, सही लफ्जों में, सही भाषा में उन तक अपनी बात पहुंचाएं, उनको अपने भरोसे में लें। तो मेरा आज का इतना ही कहना है कि हम ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा एक ताना बाना है, इसको हम संजो करके ग्राउंड पे कैसे लेकर के जाएं, इसके लिए हमें एक सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो ये बीच में टेक्निकल मिस्टेक हुई, इसके लिए दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। और मैं अंत में 2 लाइन कहता हूँ, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक मेरी गति न रुकेगी। जब जब नदियों में, तालाबों में जल होगा, तब तब मेरी खुशी बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोमन सर। मैं सुरेश द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश से। आपका व्याख्यान सर बहुत अच्छा रहा, और जरूर हमारे किसान भाइयों को इससे लाभ होगा, और ये इस दिशा में नया कदम उठाएंगे। सर मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर AK सिन्हा सर, जो कि GM है सेल में, और सर ने बकारों में जल संरक्षण में बहुत काम किया हुआ है। सर से मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में सर अपनी बातें रखें समय को देखते हुए। ओवर टू यू AK सिन्हा सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। धन्यवाद सर। जी सर। हेलो, धन्यवाद सर। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, जी आ रही है। बेसिकली सर मैं सर आपकी आवाज कट रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है हमारा, और जल संरक्षण पर हमने एक छोटा सा मॉड्यूल 50 डेसिमल में एक कार्यशन किया था। 50 डेसिमल 100 फीट इंटू 200 फीट के 50 हमने एक प्लांटेशन किया था, जिसका नाम रखा है हमने दिव्यार्थी इंटीग्रेटेड प्लांट। वो मैं इस अब तक एक बूंद भी पानी, आप जो बोल रहे हैं ना, झारखंड में 1400 mm बारिश होती है। अगर हम लोग पानी को कंजर्व करना सीख जाएं, हमने वहां पर जो रिटेंशन कैपेसिटी उस प्लॉट की बनाई है वो तकरीबन 85,000 लीटर एक बार जब अच्छी बारिश होती है। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 5वां महीना हमारा 2 अक्टूबर को पूरा होगा। एक बूंद अभी तक हम लोग बाहर से पानी नहीं डाले हैं, और सारा का सारा फसल खड़ा हो गया है। 2-3 चीजें होती है, अगर आपके सॉइल में कार्बन कंटेंट अच्छा है तो कार्बन कंटेंट आपका सॉइल का वेपोराइजेशन, एंड सेकंड इज मल्चिंग। इवन आप जिस धान की बात कर रहे थे, इफ यू आर गोइंग फॉर एजोला, वो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है। मुझे मालूम नहीं है आप मुझे कितना समय देंगे, बट मैं इनवाइट करूंगा, और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हम लोग इसका पूरा डिटेल ही आपको देंगे। 5वां महीना पूरा हो रहा है, और बहरहाल कोई भी अगर आना चाहें तो बोकारो में मोस्ट वेलकम है। पर्सनली मैं उनको इस पर मैं भेज दूंगा, रेदर डीप क्लान का जो हाईलाइट है वो भी इस ग्रुप में मैं भेज दूंगा। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 50 डेसिमल में 10
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सिन्हा सर, हर सिन्हा सर वॉइस बार ब्रेक हो रही है आपकी आप बीच बीच में। जल बचाते हैं, हो सकता है मैं आपके यहाँ काम नहीं हो, मेरा पानी हो सकता है बनारस सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही के है। वाटर बेसिन यू आर नॉट ऑडिबल सर। में सिन्हा नहीं। सिन्हा सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सिन्हा सर, We should try क्योंकि पानी शायद नेटवर्क के कारण वो अपनी भी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी 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 प्रणय सर। हाँ, सर एक सवाल था, चैट बॉक्स से एक सवाल था रमन सर, चैट बॉक्स से एक सवाल था सर कि जो हैंड पंप में पानी वाटर रिचार्ज कैसे किया जाए सर? हाँ, देखिए ये एक बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें आप जो चौकी होती है हैंड पंप वाली, उससे आगे पानी को ले जा करके उसके पास में 4 से 5 फीट का गड्ढा बनाएं और उसमें नीचे मोटे रोड़े, ऊपर उससे बारीक रोड़े, उससे ऊपर बजरी और उसके ऊपर रेत। इसका एक 4 लेयर आप बना दें तो 4 फीट में, और उसमें पानी जाने दें, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं जाता है, कोई उस तरह की गंदगी नहीं जाती है, और वो पानी धीरे धीरे चल के ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल। जी 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 मैं सर हाइड्रोपोनिक के नाम पर रंजना तिवारी जी का प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक के नाम पर हो रहे पानी के एक्सेस वेस्ट को चैलेंज को कैसे ओवरकम करें? हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? रमन सर, क्या है ये हाइड्रो? सर हेलो रमन सर। हाँ जी, मुझे आ रही आवाज आपकी। सर प्रश्न था हाइड्रोपोनिक के नाम पे जो एक्सेस वाटर यूज होता है उसको कैसे ओवरकम किया जाए सर, उस चैलेंज को? हाइड्रोपोनिक टेक्निक है जो सर अभी ज्यादा प्रचलन में है। मैडम का कहना यह है कि बिना मिट्टी के जो हम पानी के सहारे जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करके पौधे उगाते हैं, उस तकनीकी में पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका ही मैं सोचा था, वो मैं समझ रहा हूँ, हमारे कुछ किसान उसको करते हैं। देखिए वो एक तकनीक है और वो बहुत ज्यादा प्रचलित अभी नहीं है, और बहुत ज्यादा किसान उस पर अभी जा भी नहीं रहे हैं। कुछ टेक्निकल लोग हैं जो उस पे उस तरह से कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसान हैं, बड़े अच्छे से उसको वो करते हैं, बड़े उन्होंने एक लैब भी बनाई हुई है। देखिए पानी का जो यूज है, जो उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, उसके आधार पे हम उसका ड्रेनेज सिस्टम अपना सकते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर ड्रेनेज की बात कर रहे थे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पानी बाहर निकलता है, तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, खेती में ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका पानी का कोई वो तो ऐसी बात है नहीं। उसको अगर किसी ने, क्योंकि ऐसे कई किसान हैं जो जिन्होंने अपना अहाता होता है, घेर जिसको बोलते हैं, उन्होंने किया हुआ है, तो वो साफ सफाई के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए भी उसका पानी इस्तेमाल वो कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अभी प्रचलित विधि नहीं है, और इसका छोटी छोटी चीजों में हम पानी जो निकल रहा है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न था। आपने जैविक पे भी बहुत अच्छा काम किया है सर। मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो आपने लगभग 50 गांव के किसानों को जैविक में बदल दिया है, वो जैविक खेती करने लग गए हैं। सर ये जो
खेती वर्तमान में चल रही है उससे वाटर पोल्यूशन भी बहुत होता है, तो किसानों को इस ओर भी थोड़ा सा आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैंने बीच में कही थी कि जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ कोई नाला नहीं है, जहाँ कोई नदी नहीं है, उन गाँव का पानी भी खराब हो रहा है। आज आप गाँव में देख रहे होंगे बहुत ज्यादा कैंसर के, आप पथरी के, स्किन डिजीज, और आप एक स्टडी हमने की है उसमें इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, एक हमने स्टडी की है उसमें गांव में जो पानी लोग पी रहे हैं उनमें पोप्स पाए गए हैं। पोप्स होते हैं पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये डेडली पेस्टिसाइड्स हैं और इनकी संख्या पहले 12 थी, अब 20 हो गई है, जो पूरी दुनिया में बैन है, जैसे लिंडेन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोर, बीएचसी। ये पेस्टिसाइड इनमें से 4 से 5 नदी के पानी में, ग्राउंड वाटर में, उनकी स्लज में, किसानों की मिट्टी में, उनकी सब्जियों में पाए गए। ये आ कहां से रहे हैं? ये आ वहां से रहे हैं जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वहां से आ रहे हैं। वो पिछले हरित क्रांति के बाद से अब तक लगभग 50 साल में ये सब धीरे धीरे लीच होकर के ग्राउंड वाटर में चले गए। तो फर्स्ट लेयर जो है हमारी एक्वीफर की, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। आप गांव में, किसी भी गांव में चले जाइए, मैं वेस्टर्न यूपी के गांव की बात कर रहा हूँ, आपको जो पहले पुराने हैंडपंप मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, या तो कहीं सरकारी हैंडपंप इस्तेमाल हो रहे हैं या समरसेबल इस्तेमाल हो रहे। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है किसान भाइयों से कि जहर से बचें। बहुत सारे किसानों को मैं सुनता हूँ, कहते हैं कि हमने तो जी अपने खाने के लिए अलग बो रखा है 1 बीघा। अरे भैया, जिसको आपने जो 50 बीघे और बो रखा है, 10 बीघे और बो रखा है, उसको भी तो कोई खाएगा। चलो, उसका जो फल है, वो अन्न है, वो किसी और ने खा लिया, लेकिन जो सोयल में आपने पेस्टिसाइड और केमिकल छोड़ लिए हैं, जो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, वो तो आपकी सोयल को खत्म कर रहे हैं, उसको मृत बना रहे हैं। तो पानी का एक बड़ा स्रोत, पानी को बचाने के लिए हमें रसायन मुक्त कृषि की तरफ मुड़ना पड़ेगा और इस पे को गंभीरता से सोचना चाहिए। जी जी सर। सर, चैट बॉक्स के तो लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं, और इसके अलावा जो भी है वो किसानों ने सिर्फ तारीफ की है और आपकी सराहना की है सर। बाकी ये प्रश्न तो उसमें आप कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। प्रणय सर, एक हम मौका देते हैं, जिनका किसी का प्रश्न हो हैंड रेज करें कृपया, और अपने प्रश्न रखें डायरेक्ट वक्ता से। उपलब्ध समूह के सदस्यों से निवेदन है कि अपने प्रश्न हैंड रेज करें और अपने प्रश्न रखें। हाँ जी, राकेश कुमार जी, अनम्यूट करें अपने आप को और प्रश्न रखें। आदरणीय राकेश जी। हाँ सर जी नमस्कार। जी राकेश जी बोलिए। सर, जैसे कि अपना जितने भी अभी हमारे तालाब हैं जो गांव में रहते हैं, उसमें सर जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल कमल के फूल और जो भी हाइड्रीला वगैरह जितने जलीय खरपतवार हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए हैं सर। पिछले बहुत दिनों के मुकाबले इस दिनों में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में। उसको सर हम कैसे निकालें, और निकालते हैं तो फिर आ जाता है सर उसमें, तो उसका क्या समाधान है सर एक्चुअल में? देखिए, इसके लिए तालाबों की सफाई के लिए एक वृहद अभियान सरकारों ने चलाया हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी एक आदेश है, और भारत सरकार का जो नीरी इंस्टीट्यूट है पुणे में और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में, इन दोनों इंस्टीट्यूट ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि तालाबों को हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं, यानी कि उनको साफ करने के बाद वो लंबे समय तक साफ बने रहें। क्योंकि आज गांव में आप देखते होंगे हर घर में
शैम्पू, सरफ, सोडा, तेजाब सब कुछ इस्तेमाल होता है, वो सब नाली के माध्यम से तालाब में जाता है, जिससे कि उनकी रिचार्जिंग कैपेसिटी समाप्त हो गई है, वो पूरी तरह सड़ रहे हैं। ये सब गांव की स्थिति है। तो उसमें आपको एक पत्र लिख करके, जो आपका जिला प्रशासन है उसमें आप सीडीओ को एक पत्र दे सकते हैं। उसकी अगर कॉपी आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उस पर एक्शन करा सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सीडीओ के माध्यम से ही हो जाएगा। और हर गांव में एक जैव विविधता कमेटी होती है, वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। उसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं, उसके सेक्रेटरी, उसके सचिव होते हैं, बाकी जो एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता उसके सदस्य होते हैं। तो उस कमेटी का काम होता है कि गांव के जो तालाब हैं, गांव में जो वृक्षारोपण है, गांव के जो अच्छे काम है सैनिटेशन के, हैंडपंप के, उन सबको देखना करना। तो आप उस कमेटी से भी संपर्क करके अपने तालाब की समस्या रख सकते हैं। उसका एक ही समाधान है, उसको निकालना। उसकी बहुत कंपोस्ट बनती है। शिव कुमार जी ने और हमने हिंडन पे जब हिंडन सेवा का कार्य किया था तो तब उसको हमने किया था। और अभी तो उस जो जलकुंभी होती है उसकी डंठल से बहुत अच्छी चटाइयां भी लोग बना रहे हैं। तो उसमें भी आप एक कुटीर उद्योग के रूप में उसमें गांव में रोजगार दे सकते हैं। तो उसमें आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। थैंक यू रमन सर। अगला प्रश्न अखिलेश कुमार पांडे सर का है। आदरणीय पांडे सर, अनम्यूट करें और प्रश्न रखें। जी सर नमस्कार। एक अग्रत सर, ये हमारे यहाँ मैंने 2 बोर कराए और दोनों बोर करीबन 50 फीट की दूरी में है, पर उनमें पानी सर अभी बरसात में रहता है। उसके बाद बरसात के बाद उसमें एक HP का पंप भी चल पाना मुश्किल रहता है। तो उनके लिए क्या ऐसा करें कि जिससे वो दोनों रिचार्ज हो जाए? देखिए, एक यूनिवर्सल समस्या है। पानी का जो लेवल है, भूजल जो स्तर है, वो लगातार नीचे जा रहा है। बरसात में क्योंकि बरसात होती है तो पानी रिचार्ज होता है, तो कुछ जी सर वो हमारे गांव में मतलब उससे थोड़ा सा करीबन मान लीजिए 300 मीटर की दूरी पे जो बोर है वो ओवरफ्लो रहते हैं उसी गांव में, उसी एरिया में। हाँ, उसका मैं बताता हूँ आपको। वही 200 मीटर दूर पे वो बोर जो है नहीं पानी हमें। देखिए, जो आपने नदी बहती हुई देखी होगी, वो नदी बहती है, कोई भी नदी जब बहती है जब उसके पैरेलल एक नदी उसके नीचे बहती है जमीन के अंदर। नदी का अस्तित्व जब तक है कि जब तक नीचे वाली नदी बह रही है, यानी कि उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है, आप गंगा के किनारे अगर जाएंगे तो थोड़ी सी रेती हटाएंगे तो पानी निकल आता है, वो उसके नीचे की नदी है। जैसे गौतम बुद्ध ने फल्गु नदी में इसी तरह पानी पी करके अपना समय बिताया था। तो इसी तरह ग्राउंड वाटर जो है वो इक्वली नहीं है, कभी किधर बह रहा है कभी किधर बह रहा है, और ऐसा नहीं है कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। तो वो हो सकता है जहां दूसरे बोर है वो वहां वाटर टेबल थोड़ा ऊपर हो, आपके जहां वो नीचे हो, लेकिन बरसात में वो रिचार्ज होता होगा नेचुरली, लेकिन आपके वहां वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आसपास अगर कोई तालाब हो तो उसको आप रिचार्ज करिए, उसको साफ करके एक तालाब की शक्ल दीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। और अल्टीमेट तो ये है कि आप बोरवेल नीचे ले जाएं क्योंकि आपको खेती करनी है। लेकिन अगर वहां आसपास कोई तालाब है तो तालाब को अगर आप रिचार्ज करेंगे तो उसका आपको बहुत असर देखने को मिलेगा। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सुनील कुमार जैन जी का है। आदरणीय सुनील जी, अनम्यूट करें अपने आप को और अपना प्रश्न रखें। हेलो सर, नमस्ते। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न रखें सुनील जी। सर हमारे यहाँ सर, मैं एक्चुअली कांकेर जिला का रहने वाला हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। हमारे खेत में सर हाइड्रेला की पौधा सिर्फ 1 से 2 साल ही हुआ है जो दिख रहा है, बाकी खेतों में तो है नहीं। तो सर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कैसे करें उसका सॉल्यूशन? हेलो, देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है कि जब तक उसकी जड़ें आप पूरी तरह नहीं हटा देंगे
तो उसको पूरी तरह एक बार हटाना पड़ेगा और पूरा क्लीन करना पड़ेगा। होता क्या है कि कुछ ना कुछ जड़ें आप ऊपर से निकाल देते हैं लेकिन पानी के अंदर रह जाती है। एक आपने जी देखा होगा एक वाटर स्पिनिच और होता है, पालक, पानी का पालक, तो उसके साथ भी यही स्थिति कमोबेश होती है। तो उसको पूरी तरह से एक बार क्लीन करना पड़ेगा। और क्लीन आप ऊपर से उसको निकाल दें, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि जिससे कि उसकी जड़ें जो हैं वो भी सब निकल के एक बार बाहर आ जाए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता फिर हो पाएगा वो। जी जी धन्यवाद धन्यवाद सर। अब सर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कड़ी में मैं आदरणीय डॉक्टर डी के प्यासी सर से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय का सारांश रखें। आदरणीय प्यासी सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। निश्चित रूप से क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है और आज देश में गणपति विसर्जन बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। यही कारण है कि हमें अपेक्षित किसानों की जो पार्टिसिपेशन है उतना नहीं हुआ, पर मैं बताना चाहूंगा कि 64-65 किसानों ने आज भी हमारे साथ रहे और उन्होंने आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय रमनकांत त्यागी साहब को आज के इस महत्वपूर्ण विषय को सुना, समझा और उनके कार्यों को देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में हम इस महत्वपूर्ण विषय में और भी विशेषज्ञों के माध्यम से और आदरणीय त्यागी साहब के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं और हम कैसे किसानों के बीच में इस ज्वलंत मुद्दे को रखकर उनको समझाइश दे सकते हैं और साथ ही साथ उनके लिए प्राकृतिक संसाधनों के का संवर्धन हेतु क्या उपाय हो सकते हैं, इस विषय में को हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से संवर्धन की दिशा को, क्योंकि आज संरक्षण और चुनौतियां रही हैं, आगे के विषय में हम इसको संवर्धन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन विषयों पे जो है विशेषज्ञों के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश के सर्वाधिक किसानों के साथ में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड, इन प्रमुख राज्यों के किसानों का हमें प्रतिनिधित्व मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्य के रूप में हम सब लोग का सामूहिक प्रयास होगा और जिससे जो है इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को के संरक्षण, संवर्धन एवं समुचित उपयोग की आवश्यकता है देश को। और खेती में जल की उपलब्धता आने वाले समय में बहुत ही कम होने वाली है और ये आगामी 10 साल का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्रमुख फसलें हैं, जिनमें धान है, शुगर केन है, चमड़ा उद्योग है, ये सभी ऐसे हैं जिनमें इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है कि पानी के इस्तेमाल के बाद जो है, जैसे चमड़ा उद्योग है, तो उससे नदियों में बहुत तेजी से प्रदूषण हुआ है और कानपुर जैसे शहर जो है बहुत तेजी से प्रभावित हुए हैं हर तरह से। तो आगामी विषय में इसकी रूपरेखा मैं अपनी टीम बलराम के साथ में बैठ के साझा करूंगा और आगामी विषय में हम इसमें और क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन के माध्यम से जल संरक्षण, संवर्धन के विभिन्न उपायों पे जो है चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री रमनकांत त्यागी साहब को, जो कि संस्थापक हैं नीर फाउंडेशन के, और उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रभावी, सहज एवं सरलता से अपने किए जा रहे कार्यों को हम किसानों के सामने रखा है। साथ ही साथ मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही आभार व्यक्त करता हूं बलराम टीम के प्रमुख सदस्य श्री शिव सर का, जिनके सहयोग के कारण हम जो है आज के मुख्य वक्ता महोदय का सानिध्य प्राप्त कर सके। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे मार्गदर्शक मंडल आदरणीय
प्रणय व्यास साहब का, राजेंद्र चौरे साहब का, साथ ही बलराम टीम के अन्य साथियों विकास पटेल जी, सुरेश द्विवेदी जी, राज भैया, धीरज भैया, जिनके अथक सहयोग एवं परिश्रम के कारण हम इस मुकाम पे हैं कि बड़ी आसानी से कभी भी कहीं भी किसी भी सोच के साथ हम वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक समूह की भी अच्छी भागीदारी रही। मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैज्ञानिकों का, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथी वैज्ञानिकों का सभी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे को सुनने के लिए अपना समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके माध्यम से आदरणीय रमाकांत त्यागी जी ने जो अपने उद्बोधन दिए, जो अपने अनुभव साझा किए, उनके माध्यम से जो है हमारे केवीके के साथियों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार तेजी से होगा, और हम इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित संवर्धित करने में सफल होंगे, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसको संरक्षित कर उसके उपयोग को प्रभावी तरीके से अपनाने में सफल होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के हमारे बलराम के मार्गदर्शक आदरणीय प्रणय व्यास साहब से अनुमति चाहूंगा आज के वेबिनार के समापन के लिए। सभी का आभार, धन्यवाद। जय बलराम। जय बलराम, धन्यवाद।